तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। उन टॉपिक्स में एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने अभी तक कवर किया है बच्चों, और फिर आगे की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 4। क्या नाम है चैप्टर का? जल्दी से बोलो, अरे बोलो जल्दी से। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा इस चैप्टर की एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हम कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लॉरेंज फोर्स। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास को। एक क्वेश्चन दिया था बेटा, मैंने होमवर्क में किया, आप लोगों ने सोल्व। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एंटर कराया था मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। कौन क्लॉकवाइज घूमेगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज, और किसका रेडियस बड़ा होगा, ये पूछा गया था ना, याद है। तो पहले लॉरेंज फोर्स क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। लॉरेंज फोर्स थी जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो किया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स है बेटा QVB साइन थीटा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमने लर्न किया, ठीक है। फिर हमने सीखा अदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। अदर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स क्या थी कि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक, इसका सम होती है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज़ योर Q इंटू E, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज़ QVB। QV क्रॉस B लिख सकते हैं इसको। ये हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया बेटा, उससे हमें पता लगा दैट इज़ वेक्टर फॉर्म। ये क्या है बेटा? वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स बन रहा है, Q कॉमन लेने के बाद E प्लस V क्रॉस B, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। दैट इज़ योर नेट फोर्स, ठीक। ये आप देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो में भी, ये चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों को आता ही होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने देखा, पहले राइट हैंड थंब रूल डिस्कस करते हैं। राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल में हमने देखा एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जो एक थंब की डायरेक्शन होती है, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। आप लोग इसे क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। तो इसका डायरेक्शन जो कैलकुलेट होगा वो राइट हैंड थंब से होगा। राइट हैंड विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर्स हैं बेटा ये बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर्स क्या बनाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा होता था स्क्रू रूल, है ना। जैसे स्क्रू अंदर की तरफ चलता है, जब आप उसको रोटेट करते हो तो उस तरीके से हम बनाते हैं कि हमारा स्क्रू से डायरेक्शन पता लगता है हमें, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। और इसका रेसिप्रोकल भी होता है। जैसे कि अगर करंट किसी लूप में चल रहा है और ये लूप का डायरेक्शन इस तरीके से, लेट्स सपोज क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ बेटा इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आया, अगर करंट हमारा सर्कुलर लूप में चल रहा है तो। दिस वाज आवर राइट हैंड थंब रूल, ठीक। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था बेटा कि हमारा म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑल थ्री, दैट इज फादर मदर चिल्ड्रन, याद आया, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, तो यहां पर थंब का जो डायरेक्शन था वो क्या था बेटा, फोर्स था। ठीक है, और इंडेक्स फिंगर जो थी हमारी वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, और जो मिडल फिंगर था वो क्या था मेरा, दैट वाज डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन। तो ये हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि डॉट दिया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया था होमवर्क में जो दिया था आप लोगों को, डॉट मैग्नेटिक फील्ड था। ये क्वेश्चन दिया गया था लास्ट क्लास में, इसमें बताना था कि किसका रेडियस बड़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मैंने इसमें इस डायरेक्शन से थ्रो किया था। ये मेरा है इलेक्ट्रॉन और ये मेरा है प्रोटॉन। ठीक है, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। स्टॉप टॉकिंग, इधर ध्यान दो। हाँ जी, ये क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड में मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एक तरीका बताया था, दैट इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इस तरीके का लूप खरीद लेना बेटा सभी बच्चों को, इस चैप्टर को समझने के लिए सबके पास होना चाहिए ये बैग में। ठीक, ये कढ़ाई बुनाई वाले जो होते हैं, जो कढ़ाई करते हैं, उनके पास आपको मिल जाएगा, और एटलीस्ट इतना बड़ा ज़रूर हो, सबके पास होना चाहिए बैग में। इस चैप्टर को समझने के लिए सर्कुलर लूप ऐसा ज़रूर खरीद के रखेंगे आप लोग, 10-20 रुपए का आएगा बस। लकड़ी में भी आता है ये और ये प्लास्टिक में भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग इसको लेकर आएंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा है। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले डायरेक्शन क्या ली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट, बाहर की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा, करंट। ठीक है, क्या चलेगा बेटा, करंट। तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चलता है। ठीक, एक रिलेशन के अनुसार हमने बताया था I इज इक्वल टू माइनस NeAVD, याद आया इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर है तो हमारा करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और ऊपर फोर्स लगते ही हम तुरंत आंसर कर देंगे किस बात का, कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जैसे ही ये फील्ड में एंटर करेगा बच्चों, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फील्ड में एंटर करेगा, तुरंत जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना शुरू कर देगा। शुरू कर दिया बेटा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होगा, रोटेटिंग डायरेक्शन। क्योंकि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है, इस पर जो बेटा फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ चलेगा तो ऐसे आएगा, यहाँ चलेगा तो ऐसे, और यहाँ चलेगा तो ऐसे। क्लियर हुई बात? सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं पॉजिटिव चार्ज, दैट इज योर प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन फिर अगेन सबसे पहले डायरेक्शन किससे लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक, बाहर मेंशन कर लिया। अब प्रोटॉन का डायरेक्शन हो गया ये, तो फोर्स कहाँ आया, डाउनवर्ड। यानी कि प्रोटॉन जब फील्ड में एंटर करेगा तो बच्चों इसका रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा।
यानी कि यहाँ से ऐसे घूमेगा, इस पाथ को उठाएगा और ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये फोर्स जो है हमारी कैसी हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, और जो हमारा लॉरेंज फोर्स था दैट इज F इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। एक v से एक v कैंसिल हो गया था, तो r की वैल्यू आई थी हमारी mv अपॉन QB। ये हमारा रेडियस आया था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो यानी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, और हमने कहा चलो वेलोसिटी दोनों की सेम है, सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है B जिसमें इसको थ्रो किया गया है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा डिफर करेगा कि नहीं, बोलो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा, बताइए, अरे बोलो, नहीं पता, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, करीब करीब 1000 गुना। और इसको भी अगर ले लें तो ये 9 का 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो ये पावर हो गई मेरी 10⁻30, है ना। तो 10 हो गया तो 30 हो गई, 1 इंटू 10⁻30, 1 इंटू 10⁻27, 1000 गुने का डिफरेंस है, 1000 टाइम्स लगभग, है ना। ये तो 1.6 आ रहा है, तो इसको 2 लेना पड़ेगा, वैसे तो कम हो जाएगा, फिर डिफरेंस आधा हो जाएगा, है ना। तो मास अलग अलग है बेटा, मास पर रेडियस का डिपेंडेंसी है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, है ना। इसका मतलब प्रोटॉन एक बड़े रेडियस में घूमेगा और इलेक्ट्रॉन एक छोटे रेडियस में घूमेगा। बात समझ में आई। और इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करने के बाद कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और प्रोटॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा उसको बनाने की कोशिश करिए। अब रेशियो बनाना है आप लोगों ने। क्रॉस मैंने दे दिया आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। अब इसमें एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हो क्या होता है, हीलियम पार्टिकल होता है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, तो वो बन जाता है अल्फा, उस पर चार्ज आता है +2। ठीक, तो मैंने एक प्रोटॉन को बेटा v वेलोसिटी से और एक जो है अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड B में फेंक दिया। ठीक, अब मुझे बताना है रेशो ऑफ देयर रेडियाई, रेशो ऑफ देयर रेडियाई, जिस पाथ में ये घूम रहे हैं, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, उसके रेडियस का रेशो निकालना है। ठीक, निकालिए जल्दी से। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस रिवॉल्विंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग पाथ। हाँ जी, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूले के अनुसार मास के प्रोपोर्शनल है। तो जो इनका मास का रेशो है वही क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशो हो जाएगा कि नहीं। अब कौन क्लॉकवाइज घूमेगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। दोनों ही कैसे होंगे,
क्रॉस जा रहा है ना बेटा, तो दोनों कैसे घूम रहे हैं, इधर देखो क्रॉस यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। और डायरेक्ट जो है केवल और केवल किस पर डिपेंडेंसी, मास पर डिपेंडेंसी नहीं है, चार्ज पर भी डिपेंडेंसी है बेटा। प्रोटॉन पर कैसा होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अल्फा पर, अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा मास होता है किसका, अल्फा पार्टिकल का। उसके पास होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, याद रहेगा, ये याद रखनी बात। अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वो खो चुका है, जिसकी वजह से उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और प्रोटॉन पर क्या है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अब रेशो बता दो जल्दी से, जल्दी से थोड़ा दिमाग लगा लो। हाँ, मास तो 4 टाइम्स है, ये नॉलेज होना चाहिए बेटा, ये बेसिक नॉलेज है, ये बिल्कुल होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, आपको बताएगा नहीं सारी बातें। फिर से समझिए, फिर से समझिए। सबसे पहले ऐसे बनाइए हाथ को, बिल्कुल एकदम दर्द नहीं होना चाहिए, आदत हो जानी चाहिए इसकी, यूं फिक्स एकदम बनाओ, शर्मा मत, सारे बनाओ। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट बना भाई, जल्दी से। ये दोनों उंगली अंदर, ये दोनों उंगली अंदर, बिल्कुल एकदम तरीके से। हाँ भाई, इधर परपेंडिकुलर करो इनको तीनों को, ऐसे हो गई। अब ये वाली जो फिंगर है दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चिल्ड्रन यानी मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको डायरेक्ट कर दो, ऐसे घुमा दो, अपने ऐसे घुमा लो, तुम मेरे अपोजिट बैठे हो तो ऐसे घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड करो। अरे मैं ऐसे कर रहा हूं तो तुम भी ऐसे थोड़ी करोगे, लो मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। अब बताओ कैसे, ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये डायरेक्शन किसका, ये डायरेक्शन किसका, प्रोटॉन का। फोर्स कहाँ आएगा, अच्छा इसमें तो क्रॉस है, इसमें तो क्रॉस है बेटा, क्रॉस है तो कहाँ जाएंगे, अंदर, ठीक है, क्रॉस है तो अंदर। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन क्या है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना दोनों, तो यानी फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो बेटा इस पर जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ये फोर्स लगा। जब ये फोर्स लगेगा तो, जब ये फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा और ये ऐसा मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये ऐसा मूव करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर इस पर फोर्स कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर जब ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। फिर जब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, और फाइनली ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कुलर पाथ गेन करेगा। लास्ट क्लास में एक फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी बताया था, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी बताया था, याद है सबको। हाँ भाई, अब जरा ध्यान दो बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, अगर मैं m ले लूं तो बेटा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4m, लगभग 4m है ना। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर मैं q ले लूं तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2q, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जरा, पहले का रेडियस r1 ले लो, r1 नहीं r ऑफ अल्फा ले लो, या प्रोटॉन ले लो, चलो प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। तो यहां पर m मास ऑफ प्रोटॉन m हो गया, वेलोसिटी सेम थी v, चार्ज कितना हो गया बेटा q, और इधर आ गया b। इसी तरह से रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल
तो मास कितना हो गया बेटा 4m, वेलोसिटी v, चार्ज कितना होगा बेटा 2q। अरे देखो मैग्नेटिक फील्ड b कांस्टेंट है दोनों में, तो ये वाला कैंसिल हो गया। रेशो क्या बनेगा, रेशो क्या बनेगा बेटा 1/2, है ना। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये 2 आया ना, ये ऊपर प्रोटॉन रख लिया, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है तो उसका रेडियस बड़ा होना चाहिए। कहां पर 1/2, ये ऊपर गया ना। हाँ देखो भाई, देखो 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 देखो, देखिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2, यही रेशो बना ना। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन। भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा बनेगा, ठीक है। और जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज नीचे है ना डिनोमिनेटर में, और रेडियस उतना छोटा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और बोर्ड में पूछा गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट। लेफ्ट हैंड रूल लगाना आ गया सबको आगे लगाना, ठीक ठीक है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा। हाँ हाँ, अभी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो समझ आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे अभी बेटा, बाया सेवेट लो करेंगे ना, उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो लिखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज योर मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ा है, जिसका सिंबल था एप्सिलॉन नॉट, है ना। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन आर यूज किया था। इसी तरीके से क्या होती थी वो किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की एबिलिटी होती थी। इन द सेम वे यहां पर होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसका सिंबल होता है ये, दैट इज योर म्यू, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और अगर इसके नीचे नॉट लगा दें तो ये बन जाती है फ्री स्पेस के लिए। क्या बन जाती है, फ्री स्पेस के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए बेटा, इट इज द एबिलिटी of a medium to permit मैग्नेटिक फील्ड परमिट करने की एबिलिटी होती है किसी मीडियम की। तो अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट, ठीक है। और म्यू नॉट की यूनिट बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ वैल्यू देख लीजिए आप पहले। म्यू नॉट क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। म्यू नॉट का वैल्यू होता है दैट इज योर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये इसकी वैल्यू होती है। यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7, ठीक है। वहां क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बार बार याद दिलाता हूं ताकि तुम्हें चीजें याद रहें। उसकी वैल्यू क्या थी 9 इंटू, हाँ
है जी, हाँ 1/4πε की वैल्यू होती थी 9 × 10⁻9 प्लस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी भाई? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी? ओ बड़े गधे बच्चे हो यार तुम। हाँ जल्दी बताओ। 8.85 × 10⁻12 याद रहेंगी? ठीक है, तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई? अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको हम लिखते हैं म्यू आर, दैट इज योर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू आर। ये रेशो होता है बेटा, किस किस का रेशो होता है? जो मीडियम का परमेबिलिटी होती है, जो मीडियम की परमेबिलिटी होती है डिवाइडेड बाय स्पेस का परमेबिलिटी, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमेबिलिटी, मीडियम बाय फ्री स्पेस। म्यू एम क्या होता है? म्यू एम लिख लीजिए बेटा, दैट इज योर परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन ऑफ फ्री स्पेस। याद रहेगा मेरे बच्चों? वहां पर भी होती थी ना परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, उसका रेशो भी तो ऐसे ही बनाते थे। अरे बोलो, है ना? जब कूलम लो पढ़ाया था उसी में ही कैलकुलेट करा दिया था, रेशो बता दिया था। रेशो को क्या बोलते थे हम? एप्सिलॉन आर को क्या बोलते थे? के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रेशो यही तो बनता था, याद आया? अरे भगवान, चलो ठीक है, लिखो इसे, लिखो बेटा, याद रखो इन चीज़ों को, भूलो मत, रिवाइज करते रहा करो प्रीवियस चैप्टर्स को बार बार, ठीक है? तो ये हो गई हमारी परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और दूसरी बात बनी परमेबिलिटी ऑफ, दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये रेशो है किसी मीडियम के साथ, ठीक? अगला कॉन्सेप्ट लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर के हिसाब से। अब ये लॉ हमें क्या बताता है बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनो। ये लॉ हमें बताता है किसी करंट एलिमेंट से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसी करंट एलिमेंट से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट जैसे कि, ध्यान से सुनना, अभी यहां पर राइट हैंड पाम रूल भी क्लियर हो जाएगा और राइट हैंड थंब रूल उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसमें एक मैंने ले लिया बेटा चार्ज एलिमेंट, यानी एक करंट एलिमेंट ले लिया। ये रहा मेरा करंट एलिमेंट। एक हमने ले लिया बच्चे करंट एलिमेंट, ये रहा वो करंट एलिमेंट जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है।
इसका लेंथ ले लिया बेटा dl, छोटा सा लेंथ ले लिया है dl। क्या लेंथ है? dl। अब इस dl लेंथ के करंट एलिमेंट से, जैसे चार्ज एलिमेंट होता था ना जब इंटीग्रेट करते थे उसको, हाँ ना, याद है पिछले चैप्टर में, ऐसे यहाँ क्या लेते हैं? करंट एलिमेंट लेते हैं। अब इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया मैंने P। क्या लिया बेटा? P पॉइंट लिया, ये r डिस्टेंस है। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ P, r। कहां से? इस करंट एलिमेंट से। अब एक एंगल बना रहा है ये करंट एलिमेंट, किसके साथ? किसके साथ? इस r के साथ एंगल बना रहा है बेटा थीटा। किसके साथ बना रहा है? r के साथ। कौन बना रहा है? कौन बनाना है? करंट एलिमेंट बना रहा है। कितना एंगल? थीटा। ठीक है। अब आया तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल। क्या आया? राइट हैंड पाम रूल। दिस इज योर करंट एलिमेंट। ठीक है, राइट 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 ही चलता है बस, फ्लेमिंग लेफ्ट चलता है फोर्स निकालने के लिए, और वो भी फ्लेमिंग राइट हो जाता है जब आप करंट का डायरेक्शन निकालते हो, यानी कि अगले चैप्टर में चलोगे, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में या इंडक्शन में पढ़ोगे। तो अभी इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना मेरी बात, 3 लॉ चलेंगे, तीनों आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक, तो यहां पर क्या है? ये करंट एलिमेंट, ये क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर। अब इन उंगलियों को मोड़ दो, वैसे तो हथेली का डायरेक्शन बनता है, ऐसे मोड़ दो इन्हें, मुड़ गई 90 डिग्री पर मुड़ जानी चाहिए। ठीक, तो ये 90 डिग्री पर मुड़ने के बाद डायरेक्शन क्या देंगी? इनटू द प्लेन। समझ आया? अरे बोलो फिर से, देखो ये क्या है? अरे बोलो बच्चों, करंट, चार करंट एलिमेंट। ठीक है, इससे ये डायरेक्शन किसकी होगी? पोजीशन वेक्टर। ये उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ी तो क्या बनी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां कैसा डायरेक्शन आएगा? क्रॉस आएगा इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। जैसे तीर आपकी तरफ आता दिखेगा तो आपको डॉट दिखेगा ना, और जब पीछे से देखोगे तो क्रॉस दिखेगा। ऐसे बना होता है, भंवरा सा होता है, पीछे क्रॉस होता है उसके, है ना? पुरानी पिक्चरों में देखा तुमने? नहीं? हाँ, जैसे तीर चलाते हैं वो, वही वाला है ये। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है बायो-सैवर्ट लॉ? ये बताता है कि r डिस्टेंस पर एक करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका कितना इंटेंसिटी होगा, उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कहता है जो dB है ना, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। अब बेटा एक बात बिल्कुल याद कर लेना, नोट कर लेना दिमाग में। क्या बात? क्या बात बेटा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन, इज एन एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट एंड r, that is your position vector। करंट एलिमेंट dl और पोजीशन वेक्टर r, इसके बीच का एंगल है। समझ में आई? कभी करंट के बीच का एंगल बना दो, करंट के साथ नहीं है ये। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट एलिमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, dl इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बीच का एंगल है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वन मोर थिंग, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लो भी चलाता है ये। तो फाइनली dB
छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, बी मत लिख देना इसको, मैग्नेटिक फील्ड है बहुत छोटा सा। बी निकालने के लिए तो इंटीग्रेशन करेंगे अभी, देखना आगे आगे। ये क्या है, डी बी, छोटा सा है बिल्कुल चिंदी सा। तो ये किसके बराबर है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है बेटा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद हो गई बात, याद हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तुरंत याद कर लो। ये है हमारा बायो सेवर्ट लॉ। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं ना इसकी, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन दिखाऊंगा मैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसी से पता लग जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू, डी बी इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से और डिवाइड भी करना पड़ेगा आर से। कर दिया, कर दिया। आई लिख दो, साइन थीटा भी लिख दिया, अपॉन आर की पावर 3 भी लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। अब डीएल क्रॉस आर क्या बना, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी डीएल और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर हुई बात बच्चों, डीएल क्रॉस आर अंदर गया कि नहीं, डीएल, ये मेरी उंगलियां देखो कहाँ जा रही है, ऊपर, अरे ऊपर जा रही है कि नहीं, ऐसे घूम जाओ, क्रॉस आर इनटू द प्लेन, ठीक है। अगर मैं इस तरफ ले लूं, ये ले लिया मैंने, अब देखो, और ये आर वेक्टर बना दिया इधर। अब डीएल कहां, ऊपर, ऊपर है, और आर पे जाऊंगा तो कैसा मिलेगा, आउट ऑफ द प्लेन। बेटा डायरेक्शन का बहुत तगड़ा खेल है इस चैप्टर में। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई, 3 रूल बताए मैंने, इसलिए शुरुआत में बता दी, पहली क्लास में चैप्टर में तीनों को यूज करूंगा, बार बार यूज करूंगा। बात मानोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं बात मानोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, पूरा चैप्टर गोली हो जाएगा। डिफिकल्ट चैप्टर है। और इधर देखो, ये क्या डीएल और ये क्या आर, तो डीएल से आर की तरफ चलेगा ना, तो ये एंगल बनेगा मेरा, है ना, डीएल क्रॉस आर, तो कैसा बना डॉट, और यहां पर डीएल क्रॉस आर इस तरफ कैसा बना, ऐसी तो लगाते हो क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसी लगा रहे हो ना, तो भाई ऐसे भी मिल गई डायरेक्शन, है ना, राइट हैंड पाम रूल से भी मिल गई, राइट हैंड थंब रूल से भी मिल गई, कई तरीकों से मिल रही है। बस आनी चाहिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लगे जो कि परपेंडिकुलर हो और फोर्स 0 बना दे, हो सकता है इंक्रीज करे, हो सकता है डिक्रीज करे। वेक्टर सम करोगे तो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक बच्चों। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है बच्चों सबको, सबको क्लियर हो रही है, सबने नोट कर लिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। अब यूनिट निकालते हैं किसकी, म्यू नॉट की, इसी फॉर्मूले से अब बनाते हैं यूनिट, जो हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था, छोड़ देता हूं बाद में बताऊंगा, अब बनेगी। आ जाइए इधर, बी की यूनिट क्या निकाली थी, जरा बी की यूनिट बताना जरा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस को याद है, टेस्ला, टेस्ला को क्या लिख रहा था मैं, न्यूटन एम्पेयर
न्यूटन एम्पेयर मीटर। इसी को मैं बता रहा था कि यही होती है मेरी कैपिटल टी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला कोयल यही होती है ना। हाँ भाई, सबको याद है? अच्छा, अगर इतनी बात याद है तो फिर तो बन गई बात, फिर तो कुछ है ही नहीं खास। फिर तो इस फॉर्मूले को उठा लो और साइन थीटा को नो यूनिट घोषित कर दो कि इसके पास कोई यूनिट नहीं है और बाकी चीज़ें हमारे पास हैं ही, है जी। तो और इसमें पुट करना है बी को, दैट इज न्यूटन अपॉन एम्पेयर मीटर। ये तो इधर आ गया, ठीक है। म्यू नॉट का यूनिट मुझे निकालना है, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं। करंट का यूनिट एम्पेयर, करंट का यूनिट एम्पेयर। लेंथ ऊपर भी है मीटर, लेंथ नीचे भी है मीटर स्क्वायर। फिर से बताऊं, साइन थीटा कोई यूनिट नहीं, 4 पाई कोई यूनिट नहीं, बी का यूनिट ये लिख लिया, इधर करंट का यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट डीएल का यूनिट मीटर और आर स्क्वायर का यूनिट मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। मीटर से मीटर को उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक। इधर भी उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, तो कहीं बचा ही नहीं मीटर, है जी। बचा कुछ मीटर? कहीं नहीं बचा, मीटर तो खत्म हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। हाँ जी, न्यूटन एम्पेयर की पावर -2। एक यूनिट तो ये हो गई, एक यूनिट तो ये हो गई। और दूसरी टेस्ला के फॉर्म में लिख लो भाई, टेस्ला के फॉर्म में। इसका डायमेंशन आता है यूजुअली, पेपर में डायमेंशन आता है। डायमेंशन पर आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा है। अब यूनिट पहुंचोगे तो तभी तो डायमेंशन पर पहुंचोगे। अब देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। इधर हमने इसको लिख लिया टेस्ला, एंड दैट इज योर म्यू नॉट ए अपॉन मीटर। सही है, इधर भी मीटर से मीटर कैंसिल हो गया था, तो म्यू नॉट किसके बराबर हो गया बेटा? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पेयर। वैसे ये नहीं पूछी जाती, कहानी यहीं से बन जाती है। जिसका मतलब ये क्या थी? यूनिट ऑफ म्यू नॉट। अब आ गई डायमेंशन। ऑफ म्यू नॉट का डायमेंशन बेटा। तो डायमेंशन कैसे निकला? ये रहा ना फॉर्मूला मेरे पास, बन गया इससे ही। तो म्यू नॉट का डायमेंशन बन गया, न्यूटन का डायमेंशन m l t -2 और एम्पेयर की पावर -2 यानी a की पावर -2। तुरंत एकदम। है जी बेटा। इधर b की वैल्यू क्या थी? न्यूटन एम्पियर मीटर को क्या रख लिया? टेस्ला रख लिया बस। हाँ, ये करना ही नहीं है। मैंने तभी तो कहा था कि ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये आती है मेन कहानी। डायमेंशन पूछी जाती है, ये पूछ लिया जाता है, और ऐसे पूछा गया तो ये भी आना चाहिए। आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो, अब हमने दो क्वांटिटी, एक तो परमिटिविटी और दूसरा परमेबिलिटी, दो चीजें पढ़ ली ना। अब जरा ध्यान दो, इनके बीच में एक रिलेशन निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट
दैट इज योर मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एंड एप्सिलॉन नॉट दैट इज योर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ध्यान देना मेरे बच्चों, इधर ध्यान देना। मेरा एक फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थोड़ी देर पहले, इसलिए इसकी वैल्यू पूछी मैंने तुमसे, क्या होती है 9 × 10⁹, यही होती है ना। यूनिट की बात कर नहीं रहा हूँ अभी, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन बना रहे और यूनिट देखना फाइनली क्या आती है। या तो यूनिट के साथ भी चलना चाहो तो चल सकते हो, ऐसे ही चलो पहले डायरेक्ट। एक होता है मेरा μ0/4 पाई, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को कर दीजिए, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो ना, डिवाइड करो, डिवाइड करो। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दिया। अब देखो जरा, डिवाइड करने पर ये 4 पाई से 4 पाई उड़ गया, इधर रिलेशन क्या आ गया 1/μ0ε0। ठीक है भाई। अच्छा, और इधर क्या आया 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁻7। 7 ऊपर पहुंचा तो कितने बन गए 9 × 10⁻16 बन गए बेटा, बन गए ना। ठीक है, अब टेकिंग रूट बोथ साइड, √रूट में μ0ε0, यहां मिलेगा 3 × 10⁸। अब आपको ये वैल्यू याद आई क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट। और ये यूनिट में भी लेकर चलोगे ना जब इसको आप, तो ये इसकी यूनिट जो है आपको मीटर/सेकंड मिलेगी। यूनिट लेकर चलोगे μ0 और ε0 की, और जब रेशो बनाओगे बेटा, तो जब इस तरीके से कंडीशन बनेगी ना, तो ये आपको मीटर/सेकंड मिल जाएगी यूनिट में, है ना। इसीलिए इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो c = 1/μ0ε0, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। मुद्दा क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है, बोलो बेटा। ठीक है, क्लैरिटी है जो जो पढ़ा हमने। वापस स्लाइड्स चलाता हूँ एक बार। ये तो प्रीवियस क्लास रिवीजन, ये हमारा प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट दोबारा से डिस्कस किया हमने, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना सीख लिया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ और यूनिट एंड डायमेंशन, देन आफ्टर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायो सेवर्ट लॉ से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर और उसके एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नोट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।